आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर महानगर पालिका चुनाव 2025 का बिगुल बजते ही महासंग्राम देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 31 जनवरी 2026 तक सारी लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने की प्रक्रिया को पूरे करने के लिए महाराष्ट्र सरकार लगातार लगा हुआ है। अगर आज की हम बात करेंगे तो यहाँ पर नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव पूरे एक तरफा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर पूरी सत्ता बीजेपी के कब्जे में, महायुति सरकार के कब्जे में जाती हुई दिखाई दे रही। लेकिन अभी कुछ ही समय में महापालिका के चुनाव होने वाले हैं, जहां पर 29 महानगर पालिका हैं पूरे राज्य भर में, जिनका चुनाव 15 जनवरी को होना है और 16 जनवरी को वो सारे नतीजे सामने आ जाएंगे। अगर हम बात करेंगे सोलापुर महानगर पालिका की, तो 2017 में यहाँ पर महापालिका का चुनाव हुआ था। 2022 तक पूरा कार्यकाल खत्म होने के बाद कास्ट की वजह से यहाँ पर आरक्षण को देखते हुए यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि पिछले साल का जो आरक्षण है उसी को लागू करते हुए ये सारी चुनावी प्रक्रिया पूरी करने की बात रखते ही अब यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 14, जो कि सोलापुर महानगर पालिका का सबसे महत्वपूर्ण एरिया बताया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रभाग बताया जाता है, जहां पर लगातार 1961 से लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा। लेकिन 2017 में यहाँ पर पहली मर्तबा चुनावी मैदान में उतरी एआईएमआईएम पार्टी ने जो है अलग ही यहाँ पर कारनामा दिखाया, जिसके बाद से 2025 के इस चुनाव में भी महापालिका में एआईएमआईएम की पार्टी और कांग्रेस में वर्चस्व देखने को मिल रहा है। तो प्रभाग क्रमांक 14 में बहुत सारे इच्छुक उम्मीदवार हैं, जिसमें से एआईएमआईएम पार्टी से यहाँ पर 25 साल से शिक्षक के पेशे में रहे राजा बागवान सर भी इस बार इच्छुक उम्मीदवार हैं, जो कि एआईएमआईएम पार्टी से इच्छुक बताए जा रहे हैं। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या विजन लेकर वो जनता के सामने जाएंगे, क्या कुछ उनका मकसद है इस चुनाव में ठहरने का। सबसे पहले आजादी बचाओ न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल, शिक्षक पेशे के बाद अचानक आप राजनीति में उतर रहे, क्यों? इसकी वजह साफ है। वैसे मैं सियासत में तकरीबन 40 साल से हूं, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में मैंने हिस्सा नहीं लिया। घर की जिम्मेदारियां थी, जिसकी वजह से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर सका। आज हालात ऐसे हैं कि मेरे बच्चे अभी जॉब पर हैं, कमा रहे हैं, मैं पेंशन याफ्ता हूं, वक्त है मेरे पास। मैं अपना वक्त कहाँ लगाऊंगा, जबकि मुझे समाज की हालत देखने मिल रही है, नेताओं की हालत, उनकी सोचें देखने मिल रही हैं। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं और हमको खुद को जो है ना मैदान में आ जाना चाहिए, एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए। इसके लिए मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का इरादा किया है। पिछले कई सालों से आप राजनीति को देखते आ रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का बड़ा वर्चस्व हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर कई लोगों पर, कई बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर बनाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बजाय आपने एआईएम पार्टी ही क्यों चुनी? मैं पिछले 20 साल से कांग्रेस का काम कर रहा हूं, जबकि मैं उसका क्रियाशील मेंबर नहीं था, ना एक सादा मेंबर भी नहीं था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये पार्टी भाजपा को हरा सकती है और भाजपा को हराना मकसद है। इसके लिए मैंने मजबूरन कांग्रेस के साथ काम किया, बहुत ही एक्टिवली काम किया, लेकिन मायूसी हाथ आई। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस मुसलमानों को यह समझकर चल रही है कि मुस्लिम वोट जाएंगे कहां, हमारे सिवा उनके सामने ऑप्शन क्या है। इसके लिए उन्होंने हमेशा हमें नजरअंदाज किया, हमारे मसाइल की तरफ कभी संजीदगी से गौर नहीं किया। आपको मैं बताता चलूं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, मैं सिर्फ प्रभाग 14 की बात करता हूं। ये पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और दूसरी तरफ ये एक वीआईपी इलाका है। यहाँ पर कोर्ट है, सोलापुर का सबसे बड़ा सिविल हॉस्पिटल है, कलेक्टर बंगला इसके अंदर आता है, यहाँ कई बड़े बड़े स्कूल्स हैं और ऐसी जगहों पर जहां कई स्कूल्स हैं, वहां पर इस इलाके का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है। एक चीज यह है कि रंग भवन से लेकर मदला मारुति चौक तक और सिविल हॉस्पिटल चौक से लेकर तकरीबन समाचार चौक तक ये अंग्रेजों के जमाने में डाली हुई पाइपलाइन है ड्रेनेज की। आज आबादी इतनी बढ़ गई है, यहां पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ठहरे हैं, इसके डेवलपमेंट फंड लिए जा रहे हैं, हमसे टैक्स पूरा वसूल किया जा रहा है, फिर हमारे इलाकों का विकास क्यों नहीं हुआ? सबसे ज्यादा हुकूमत यहां कांग्रेस की रही। जो
मुसलमानों को अपना हक समझती है कि मुसलमान हमारे हैं, हमारे सिवा किसे वोट देंगे, और मुसलमान भी उन्हीं को वोट देते रहे। लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया, कितना विकास किया है? मैं इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर वर्चस्व हो रहा, तो आज अगर हम देखेंगे बहुसंख्यक की जो आबादी है ज्यादातर वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर महायुति की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक ही समुदाय के साथ ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि बहुत काफी सारे समुदाय हैं जो कांग्रेस पार्टी उनका वोट लेना जानती है लेकिन विकास करना नहीं जानती। क्या आप ऐसी बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल सही बात है आपकी। सबसे पहले कांग्रेस से टूटे दलित समाज के लोग, दलित लोग सबसे पहले टूटे। और 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो उस वक्त केंद्र में, स्टेट में कांग्रेस की हुकूमत थी। कांग्रेस की हुकूमत में बाबरी मस्जिद टूटी है। ये मुसलमानों के लिए एक ऐसा जख्म है जो कभी भर नहीं सकता। यहां से मुसलमान भी जो है कांग्रेस से टूटना शुरू हुए। कांग्रेस का असल बेस और जो है ना, दलित और मुस्लिम थे, और कांग्रेस को इसकी परवाह नहीं थी। लेकिन भाजपा जानती थी कि अगर हम दलित और कांग्रेस को तोड़ेंगे तो हम कांग्रेस को खत्म कर सकते हैं। वो अपने मकसद में कामयाब हुए, और कांग्रेस इसको समझी या नहीं समझी मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से आज कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। जिस प्रकार से आप कांग्रेस पर भी आरोप लगा रहे हैं, तो पूरा जितने भी पार्टियां देश भर में हैं, सारी पार्टियां एआईएमआईएम पर आरोप लगाती हैं कि वो भी एक जातिवादी सोच है, एक समुदाय की सोच को लेकर ही सामने रखती है, बाकी समुदायों की बातें नहीं करती। मैं बताता चलूं, पार्लियामेंट के आप स्पीचेस देखेंगे, वहां का डिस्कशन देखेंगे, तो असदुद्दीन अवैसी साहब कई दलितों के मसाइल पर पार्लियामेंट में बात किए हैं, कई गैर मुस्लिमों के मसाइल को लेकर, उनके मजालिम को लेकर पार्लियामेंट में आवाज बुलंद किए हैं। यही वो बंदा है जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव था कि पुलवामा के हमले के बाद पाकिस्तान पर हमला करो बोलने वाला पहला शख्स असदुद्दीन अवैसी था। तो इसके बावजूद क्या आप ये समझते हैं कि सिर्फ एक जात पात की राजनीति करती है जमात? खैर, ये तो हुआ। हैदराबाद शहर में 2 दलित कैंडिडेट को उन्होंने उप महापौर बनाया। अगर वो पार्टी जातिवादी होती तो क्या दलित उम्मीदवारों को उप महापौर बनाती? उनके कई नगर सेवक वहां पर गैर मुस्लिम हैं। अगर एमआईएम जातिवादी होती तो क्या वहां गैर मुस्लिमों को लीडरशिप दी जाती? बनिस्बत इसके आप भाजपा में देखिए, पूरे हिंदुस्तान में एक भी एमपी नहीं है। महाराष्ट्र में एक भी एमएलए भाजपा का नहीं है। आप इस पर से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी पार्टी जातिवादी है और कौन सी नहीं है। अब आते हैं सोलापुर की तरफ। अब हम बात करेंगे तो यहाँ पर एआईएमआईएम पार्टी के पिछले मर्तबा 9 नगर सेवक आए थे, जिनमें से 5 नगर सेवक चले गए और 4 नगर सेवक अपने पास थे, लेकिन उसमें से और एक नगर सेवक यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करे, रियाज खरादी साहब ने। तो कहीं ना कहीं एआईएमआईएम पार्टी को जो वर्चस्व 2017 में मिला था वो कहीं ना कहीं 2022 में कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कैसे इसकी मजबूती बनाए रखेंगे, किस तरह से लोगों को जोड़ेंगे? और आप प्रभाग में पहली मर्तबा जा रहे हैं तो लोगों के बीच में क्या कुछ यहाँ की बहुत सारी समस्या हैं, वो क्या समस्याओं को लेकर जनता के सामने जाने वाले? सबसे पहले एक चीज जो फितरी है, जिसके जरिए से पिछले 2017 के नगर सेवकों को टिकट मिली थी, जाहिर बात है कि उनका अटैचमेंट उस सदर के साथ रहा होगा, और यही वजह है कि वो अपने लीडर के साथ एमआईएम को छोड़कर चले गए। वो एमआईएम से नाराज होकर नहीं गए, बल्कि अपने लीडर के साथ चले गए। रही बात दूसरी कि एक जो होता है राजकारण में कैरेक्टर का, अगर आप देखेंगे कि फारूक शादी एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, साफ सुथरे किरदार के मालिक हैं। आज तक उन्होंने 3 इलेक्शन लड़े, जिसमें कि 2 इलेक्शन शहर मध्य से लड़े, और उन्होंने अपने जेब से पैसा खर्च किया, गरीबों की मदद करते रहे। लॉकडाउन में कई घरों को किट पहुंचाए, रमजान में कई गरीबों के घरों को किट जाती है। ये एक काम करने का तरीका है। मुझे नहीं लगता कि लोग जो है उनके काम को भूलेंगे, उनके किरदार को भूलेंगे, उनकी साफ सुथरी छवि को भूलेंगे। आज हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं 2025-26 का, तो हमारा जो चेहरा है वो फारूक शादी का चेहरा है,
जिसको देखकर लोग वोट देंगे। सबसे पहले मैं ये उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह ताला पिछले साल से ज्यादा इस बार हम कारपोरेशन के सीट जीतेंगे। रही बात आपने जैसे कहा कि विकास के मुद्दे क्या क्या जरूरी है, मैंने आपको बताया कि 100 साल पहले अंग्रेजों की जमाने की ड्रेनेज की लाइन है। ये लाइन को चेंज करने के लिए हमारे लीडर्स जो है ना, जेटिंग मशीन लगाकर जहां की गटर भरी हुई है उतना साफ करके अपने काम, अपनी जिम्मेदारी पूरी भी समझकर उसके साथ वहां खड़े रहकर फोटो डालने को जो है बहुत बड़ा कारनामा समझ रहे हैं। असल जो है ये शाखों को पानी देने का काम है और जरूरत है जड़ों को पानी देने की। मर्ज को ढूंढिए। मर्ज यह है कि तुम्हारे यहाँ 6 लेन की लाइन है, जिससे जो है ना हर बार जो है वो गटारे भर जाते हैं और पानी मसाजिद के सामने से गुजरने लगता है। स्कूल के बच्चे गटर के पानी में से जा रहे हैं, लोग गटर के पानी से जा रहे हैं, नमाजी गटर के पानी से जा रहे हैं। कभी संजीदगी से सोचा नहीं गया कि ये इसकी वजह क्या और क्या करना चाहिए। ये तो हुआ डेवलपमेंट की। एक बात आपने कही कि यहाँ पे पूरा ड्रेनेज सिस्टम जो है पूरा बिगड़ा हुआ है, बहुत पुराना ड्रेनेज सिस्टम है। लेकिन आज भी प्रभाग क्रमांक 14 की अगर हम बात करेंगे तो कई इलाकों में गंदगी जैसी की वैसी देखने को मिल रही है। कई सारे रोड अभी भी बने नहीं हुए हैं। कई सारी गलियों में जो है लाइटें, जो दिया बत्ती जिसको हम बोलते हैं मराठी में, तो वो भी आजकल बहुत सारी गलियों में जो है बंद पड़े हुए हैं। और खासकर अगर हम बात करेंगे तो पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो 4 दिन में 5 दिन में एक बार पानी आता है, कभी पानी रात में आता है, कभी दिन में आता है। क्या ये छोटी समस्या, इस समस्या को लेकर राजा बागवान ने कोई उपाय सोचा है? 100% इसका इलाज है। एक तो देखिए, सबसे पहले जो बहुत ही बुरी लगने वाली बात है, हम पानी का टैक्स साल भर का दे रहे हैं और पानी महीने में 5 बार ले रहे हैं। 365 दिन का टैक्स हम अदा कर रहे हैं और 60 दिन हमको पानी मिल रहा है। और इसके ऊपर कोई भी जो है ना आवाज बुलंद नहीं कर रहा है, इसके लिए कोई लड़ने को तैयार नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात हमारे कायदों की समझ में नहीं आ रही है, हमारे नेताओं की समझ में नहीं आ रही है। एक इसके लिए हल, बेहतरीन हल, अब दोहरी पाइपलाइन तो डाली जा रही है, उससे शहर को पानी ज्यादा मिलेगा। लेकिन आप उसको स्टोर करेंगे कहाँ? आपके पास पानी की टांकियां नहीं है। सबसे पहले जो है गवर्नमेंट से फंड लेकर हमको शहर के लिए पानी स्टोर करने के लिए कई टंकी, बड़े बड़े जो पानी सप्लाई की टंकियां हैं, वो टंकियां बढ़ाने की जरूरत है। और यह मसला उसी वक्त हल हो सकता है, वादों से हल होने वाला नहीं है। हमको संजीदगी के साथ अपने आपस के मतभेद को, पक्ष भेद को बाजू में रखकर पूरे के पूरे लोग अगर जाकर महाराष्ट्र शासन के पास बैठेंगे कि हमारे शहर के लिए टांकियां बढ़ा कर दो, तो ये मसला उसी वक्त खत्म होगा, वरना नहीं होगा, वरना सिर्फ चुनावी वादे रहेंगे। हम जहाँ तक जानते हैं कि आपका सफर सिटीजन उर्दू हाई स्कूल में 25 सालों से पढ़ाने का रहा। साथ ही साथ अब एज अ स्पोर्ट्स टीचर बहुत सारे वॉलीबॉल्स के प्लेयर को लगातार जो है अच्छे बड़े बड़े पोस्ट पर लेकर गए। तो साथ ही साथ आप पर ये भी बात सामने आती है कि राजा बागवान सर हो रहने के बावजूद स्पोर्ट्स का उनके साथ नाता रहा, और साथ ही साथ आप जो है उर्दू के ड्रामे वगैरह करते थे। तो ये कहाँ से आपको रुचि वगैरह पैदा हुई थी कि ड्रामे भी करना चाहिए, लोगों को सामने लाना चाहिए, और आपने बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे वगैरह भी लिखे हैं, तो ये रुचि कहाँ से पैदा हुई? एक तो मैं खुद वॉलीबॉल का प्लेयर हूँ। मैं शुक्र अदा करता हूँ मेरे उस्ताद कैप्टन रशीद बागवान का, जिन्होंने, मैं 9वीं में था जब, उस वक्त जो है ना उन्होंने मुझे ग्राउंड पर बुलाकर वॉलीबॉल सिखाया। मैं तो बहुत बड़ा प्लेयर नहीं बन सका, लेकिन एक अच्छे कोच में क्या खूबियां होती हैं ये मैंने अपने उस्ताद रशीद बागवान से सीखी थी। तो मैं, जैसे ही मेरा सिटीजन में अपॉइंटमेंट हुआ, वहां स्पोर्ट्स का कोई माहौल नहीं था। मैंने वहां वॉलीबॉल शुरू किया, एक ही गेम, और अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 20 साल तक सिटीजन स्कूल की टीम स्कूल गेम में रनर या विनर रहा करती थी। और अल्लाह का करम है कि मेरे 5 प्लेयर नेशनल खेले हैं, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हुए मुल्क के अलग अलग इलाकों में जो है मेरे 5 प्लेयर वॉलीबॉल खेले हैं। रही बात दूसरी ड्रामे की तरफ, ड्रामे को मैंने जो है एक तहरीक के तौर पर लिया था। अगर आपने मेरा ड्रामा देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं मजलूमों की आवाज, मुस्लिमों की आवाज, अकलियत
और दलितों की आवाज को अपने ड्रामे का मौजू बनाया है और उसी के जरिए मैंने लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है। और मेरे अंदर ये जज्बा डालने का जो क्रेडिट है, ये मेरे मरहूम मेरे वालिद का ये देन है कि उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। मैं एक ड्रामे में काम किया तो बोले कि ये ठीक है रे, तू एक्टिंग करे ठीक है, लेकिन तू लिखेगा तो जो है ना, लोगों की आवाज जो है, लोगों के मसाइल जो है लोगों तक पहुंचने का काम करेंगे। कितना उसका असर होता है ये मत देख, हक की बात बुलंद करने के लिए थिएटर का इस्तेमाल कर। उनकी इतनी एक बात पर मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल थिएटर को दिए हैं। एक तरफ है लेखक की जिंदगी, जो लेखक अपने कलम से अपनी सारी चीजों को लिखता है। अब राजनीति में अगर आए हैं तो राजनीति का सफर ऐसा है कि जब तक ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करते, जब तक जनता के बीच में नहीं जाते, इतने सालों तक राजा बागवान सर कभी जनता के बीच में नहीं गए, तो आज अचानक अगर राजा बागवान जनता में जाते हैं तो क्या उनसे बात करेंगे, किस प्रकार से पिछले वाले नगर सेवकों ने जो काम नहीं किया, कि किस प्रकार की यहाँ पर समस्या है, वो समस्या को जानेंगे, किस प्रकार से उस समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। असल में मैं एक बात बताता चलूं, मैं 2002 में भी एक इलेक्शन लड़ा था समाजवादी पार्टी की तरफ से। मैं 2002 में इलेक्शन लड़ा था, मैं अकेला कैंडिडेट था। हमारे पार्टी के पास प्रभाग में देने के लिए 3 कैंडिडेट भी नहीं थे, उस वक्त भी प्रभाग था 2002 में। तो मैंने अकेला जो है वो इलेक्शन लड़ा था मैं, और आपकी दुआओं से और उस वक्त के लोगों के प्यार की वजह से मैं अपने डिपॉजिट बचा पाया था। लेकिन हार की वजह ये थी कि हम 5 मुस्लिम समाज के लोग लड़ रहे थे। मुस्लिम बहुल्य ये एरिया होने के बावजूद हम 5 लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, तो जिसमें मुझे 1240 वोट मिले, गनी पठान को 1272 वोट मिले, बाकी तीनों जो है ना 1900 के आसपास थे। यानी तकरीबन हम 5,500 से 6,000 वोट लिए पांचों कैंडिडेट, और कांग्रेस का कैंडिडेट सिर्फ 2,000 वोट लेकर जीत गया था। बोलने का मतलब यह है कि मैं अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत दिनों से हूं। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि रफीक हत्तुरे साहब, उनको मैंने एक वादा किया था 2002 में कि मैं अगर अभी हारा तो इसके आगे मैं तुम्हारा ही काम करूंगा, और तकरीबन जी जान लगाकर मेरी जितनी सलाहियतें हैं, मेरा जितना वक्त है उतना पूरा लगाकर रफीक हत्तुरे साहब और तौफीक साहब जो लास्ट पोस्ट इलेक्शन लड़े, उस वक्त भी मैंने पूरी जिम्मेदारी अपने सर लेकर उनका काम किया था। यानी कि कांग्रेस को जीता है, जबकि परिणीति शिंदे का भी जीता है, और उनके वालिद शिंदे साहब को भी आपने जो काम किया, यानी कि कांग्रेस का काम लगातार करते आ रहे थे। थोड़ा सा फर्क है, शिंदे साहब को 2 मरतबा जिताने में, काम करने में एक ही मकसद था कि भाजपा को शिकस्त देना है। उसके बाद ताई जब आई तो ताई से बहुत सारी उम्मीदें थी, एक नया ब्लड है, कुछ नई सोच लेकर आएंगी और वो हमारे समाज का विकास करेंगी, हमारे समाज को फंड देंगी, हमारी मदद करेंगी, हमारे तालीमी इदारे खड़े करेंगी, हमारे नए बैंक्स होंगे, हमारे उद्योग होंगे। ये तमाम तवक्का ताई से जुड़े हुए थे। पहले 5 साल तो उन्होंने ठीक ठाक काम किया, लेकिन जब 2014 में तौफीक पहलवान इलेक्शन लड़े और मुस्लिम समाज का रुझान पहलवान की तरफ गया, तो वहां से ताई मुसलमानों से बुरी तरह से नाराज हो गए, उनको टोटली नजरअंदाज करना शुरू किया। इसके बावजूद हम लोग कांग्रेस का काम करते रहे। ताई के 3 टर्म हमने ताई का काम किया है, लेकिन बार बार ये बात महसूस होती है कि ताई हमको इग्नोर कर रही है, नजरअंदाज कर रही है, हमारे मसाइल की तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। यहां तक के लॉकडाउन में भी ताई ने मुस्लिम इलाकों में मदद नहीं पहुंचाई। ये वही वक्त था जहां मैंने ये फैसला किया कि अब अपना रास्ता बदलना चाहिए। जिताने की बात आई तो कांग्रेस पार्टी, और जब चुनावी मैदान में उतरने की बात आई तो एआईएमआईएम पार्टी, क्यों? उसकी वजह यह है कि उस वक्त वो इक़्तिदार में थे, सत्ते में थे, और जाती तौर पर मुझे ऐसा लगता था कि अगर सत्ताधारी पार्टी के लोगों के साथ रहेंगे तो कौम का कुछ ना कुछ भला होगा, उनके मसाइल हल होंगे।
हमारे मुस्लिम इलाकों में विकास होगा, इस चीज को लेकर जो है हम उनके पास गए थे, उनके लिए मेहनत किए। और इतना ही क्या, लोकसभा की इस इलेक्शन में जिसमें ताई जीत कर आई है 2023 के इलेक्शन में, इस इलेक्शन में भी यमाम और मुसलमानों ने ताई का साथ दिया, ताई को वोट किया। वजह क्या थी? सिर्फ भाजपा को हराना। लेकिन ताई ने एक जुमले से भी मुस्लिम समाज का शुक्रिया अदा करना पसंद नहीं किया। आपके पास अगर क्लिप है तो आप उठाकर देखिए कि ताई को हमारे वोटों की जरूरत है, लेकिन शुक्रिया का एक लफ्ज अदा करना, उनको ऐसा लगता है कि हिंदू मुझसे दूर चले जाएंगे। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों कर रहे हैं आप? काम की बुनियाद पर पहचान बनाइए और सबके वोट लीजिए, मुस्लिम के लीजिए, हिंदुओं के लीजिए, तमाम कम्युनिटी के लीजिए, काम की बुनियाद पर। अगर राजा बागवान यहाँ से प्रभाग क्रमांक 14 से इस बार एआईएमआईएम पार्टी से जीत जाते हैं तो ड्रेनेज के जो आपने समस्या बताई उसके अलावा छोड़कर ऐसे कोई 2 काम जो करने जा रहे हैं जो जनता के बहुत बड़ी समस्या है, वो पानी हो कुछ भी हो, तो उन समस्याओं को कैसे हल करेंगे और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे अहम जो चीज होती है, किसी भी कौम की तरक्की के लिए तालीम की बहुत जरूरत होती है, एजुकेशन की बहुत जरूरत होती है। चूंकि मेरा जिंदगी का बड़ा हिस्सा जो है वो तालीमी मैदान में गुजरा है, और मेरा पहला टारगेट जो रहेगा ना वो एजुकेशन रहेगा। आज आप देखिए शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल की हालत क्या है, वहां का तालीमी मियार क्या है। एक रिक्शा वाला, मैं रिक्शा वालों को बुरा नहीं समझता क्योंकि मैंने खुद रिक्शा चलाई है, उसकी आमदनी कितनी होती है ये बताने के लिए मैं ये मिसाल दे रहा हूं कि एक रिक्शा चलाने वाला शख्स जिसकी आमदनी बहुत ही मामूली होती है, वो अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना चाहता है। उसका एक मकसद है कि मेरा बच्चा मियारी तालीम हासिल करे, क्वालिटी एजुकेशन हासिल करे। उसकी हालत नहीं होने के बावजूद लाख मुसीबतें सहकर वो अंग्रेजी स्कूलों में जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो फीस नहीं देने की वजह से वो बच्चे का दाखिला स्कूलों में कैंसिल होता है। न वो उर्दू मीडियम का रहता है, न मराठी मीडियम का रहता है, न इंग्लिश मीडियम का, और उसकी तालीम वहीं पर खत्म हो जाती है। मैं चाहता हूं कि उर्दू और मराठी दोनों कॉर्पोरेशन स्कूल के मियार को इतना बुलंद किया जाए कि उसकी सिफारिश लेने के लिए लोग कॉर्पोरेशन में आकर ठहरे कि हमारे बच्चों को कॉर्पोरेशन स्कूल में एडमिशन चाहिए। अहमदनगर में और हमारा पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में, मुंबई में कई ऐसे म्यूनिसिपल स्कूल हैं जहां पर मिनिस्टर के सिफारिश की जरूरत पड़ती है। वहां अगर पॉसिबल है तो हमारे शहर में क्यों नहीं, ये मेरे सामने सवाल है। मैं सबसे पहले इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश करूंगा कि यहाँ का तालीमी मियार, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल का तालीमी मियार बुलंद हो और हमारे गरीब झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों को एक मियारी एजुकेशन मिले। ये मेरा सबसे बड़ा मकसद रहेगा। प्रभाग क्रमांक 14 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस बार वो किस प्रकार से वोटिंग करे और किस वादों से बचे रहे? मैं और एक मुद्दा मैं क्लियर करना चाहता हूं। वैसे तो करने को बातें बहुत है, लेकिन दूसरा मेरा एक अहम मकसद है, मैं वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरा है हमारे हेल्थ प्रॉब्लम का। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे इलाके से करीब, या यूं कहिए कि हमारे प्रभाग में 14 प्रभाग में सिविल हॉस्पिटल है, लेकिन सिविल हॉस्पिटल पर न सिर्फ शहर का बल्कि जिले के लोगों का भी जो है ना प्रेशर है। एक हमारे प्रभाग से जुड़कर जीजा माता हॉस्पिटल है, क्यों ना हम उस प्रभाग के लिए जीजा माता हॉस्पिटल को डेवलप करें। वहां पर सोनोग्राफी मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, सीजरिंग के लिए जब भी वहां जरूरत पड़ती है तो हमारी माँ बहनों को जो है सिविल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अगर खुदा ना खास्ता इस बीच उन्हें कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो मेरा सबसे बड़ा टारगेट जीजा माता हॉस्पिटल के अंदर जदीद जो सामान है, जो साहित्य सामग्री है, वहां पर लड़कर वो सारी चीजें जो है ना जीजा माता हॉस्पिटल में लाने की कोशिश करूंगा, ताकि अतराफ में रहने वाले हिंदू मुस्लिम हर जात पात की औरतों को एक अच्छा इलाज वहां पर मिले, अच्छी सहूलियत। वहां एक दिन पानी गर्म आता है तो दूसरे दिन नहीं आता, पानी की टंकियां जो है ना सही नहीं है, कितने मसाइल है उस हॉस्पिटल में।
उसकी तरफ ध्यान देना किसकी जिम्मेदारी है। और अगर इंशाअल्लाह ताला प्रभाग 14 के लोग मुझ पर भरोसा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अगर मैं जीत कर आऊंगा तो सबसे पहले एजुकेशन और हेल्थ, ये मेरा सबसे बड़ा टारगेट रहेगा। उसके बाद खेल के मैदान, बड़ों बुजुर्गों के लिए वॉकिंग ट्रैक, और उनके लिए विसावा जिसे कहते हैं कि कुछ देर वो बैठकर रेस्ट कर सकें, उसका इंतजाम करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो बहुत सारे अभी मेरे जहन में प्लान है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे इंशाअल्लाह ताला उस ताल्लुक से बात करूंगा। जनता से क्या अपील करना चाहिए? बस मैं ये अपील करना चाह रहा हूं कि कल मुझे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि ये बागबान मसला क्या है, क्या अगर जमायम या कांग्रेस दो बागबानों को अगर टिकट देती है तो क्या दोनों बागबान चुन कर आएंगे? यहाँ 5-6 उम्मीदवार हैं, किसको टिकट मिलेगी? मैं ये ऐसे नेताओं से जो इस किस्म की बातें अफवाहें फैला रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर उनसे गुजारिश करता हूं कि मिल्लत में तफरका न डालें। हम सब ईमान वाले हैं, आपको वोट जिसे देना है दीजिए, लेकिन बिरादरी, जात बिरादरी के नाम पर मत दीजिए। आप फैसला कीजिए कि आपकी आवाज सभागृह में कौन उठा सकता है, आपके मसाइल को कौन समझ सकता है, आप किसके दामन तक हाथ डालकर उसे काम करने पर मजबूर कर सकते हैं। और ऐसा शख्स जिसको कारपोरेशन के कामकाज का इल्म हो, सभा शास्त्र का इल्म हो, जो अधिकारियों से बैठकर काम कर ले सके, उसके टेबल पर जाकर ठहरने की जरूरत ना हो सके, ऐसे लोगों को चुनकर देखने की जरूरत है। तालीम याफ्ता, साफ सुथरे किरदार वाले और अच्छे और काम करने वालों को आप चुनकर दें, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हों, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले हों। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राजा बागवान सर, जो कि एआईएमआईएम पार्टी से प्रभाग क्रमांक 14 में इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर वो इस चुनाव में जीतते हैं तो एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर और साथ ही साथ यहाँ पर डेवलपमेंट के काम करने की बात उन्होंने कही है। तो ऐसे ही इच्छुक उम्मीदवारों से मिलेंगे, जानेंगे कि उनके मन में क्या है, वो अपने प्रभाग के लिए क्या कुछ सोच रखा है। कैमरा पर्सन यासीन शेख के साथ मैं आकिब मर्की, आजादी बचाओ न्यूज के लिए। जय हिंद।